हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बालकुसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है बायोटा एंड बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। प्रकृति में लाखों प्रकार के पेड़ पौधे एवं जीव जंतु जो है पाए जाते हैं। ठीक है, किसी स्थान विशेष में प्रेजेंट समस्त फ्लोरा, पादप जगत एवं प्राणी जगत, फौना को सम्मिलित रूप से उस स्थान का बायोटा कहते हैं। ठीक है, ये पेड़ पौधे एवं जीव जंतु प्रकृति में एक साथ क्या करते हैं, निवास करते हैं, और वे एक दूसरे के जीवन को डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली रूप से क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, साथ साथ पर्यावरणीय कारकों, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी इफेक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे की ग्रोथ एवं डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक स्वयं जीव होते हैं। ठीक है, अतः ऐसे समस्त फैक्टर जो कि सीधे जीवों की क्रियाओं पर निर्भर करते हैं बायोटिक फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी भी जीवधारी के क्रियाकलापों से वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं, बायोटिक फैक्टर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंट्रैक्शन अमंग प्लांट। ठीक है, पौधों में पाए जाने वाली अन्योन्य या अंतर क्रियाएं। अधिकांश इकोलॉजिस्ट ने प्लांट्स की इंटरेक्शंस को समझाने के लिए सिम्बायोसिस शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ एक साथ रहना होता है। ठीक है, सिम्बायोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डी बैरी 1879 ने भी इसी प्रक्षेप में किया था। ठीक है, सिम्बायोसिस से संबंधित विभिन्न क्रियाओं का वर्णन विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से किया है। मैकडूगल 1918 ने सिम्बायोसिस को दो ग्रुप में बांटा। फर्स्ट है डिसजंक्टिव सिम्बायोसिस और दूसरा है कंजक्टिव सिम्बायोसिस। ठीक है, सिम्बायोसिस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। डिसजंक्टिव, इसमें संबंधित जीव स्थायी संपर्क में नहीं रहते हैं। ठीक है, और कंजक्टिव में इसमें असमान जीव एक दूसरे के संपर्क में रहकर जीवन यापन करते हैं। ठीक है, फिर डिसजंक्टिव को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सोशल और न्यूट्रिटिव। सोशल, सीधा संबंध नहीं होता है इनका किसी से, जैसे कि सेप्रोफाइटिक एग्जाम्पल। न्यूट्रिटिव, सीधा भोजन से संबंध पाया जाता है इसका। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लियान्स या एपिफाइट्स। ठीक है, फिर न्यूट्रिटिव को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंटागोनिस्टिक, एग्जाम्पल के लिए पैरासाइट्स, और सेकेंड है रेसिप्रोकल, जिसमें कि एनिमल पॉलिनेशन आता है। ठीक है, फिर कंजक्टिव को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सोशल और न्यूट्रिटिव। फिर से न्यूट्रिटिव को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंटागोनिस्टिक, जिसमें कि पैरासिटिज्म, ठीक है, परजीविता आती है, और दूसरा है रेसिप्रोकल। एग्जाम्पल है इसका म्यूटेलिज्म, माइकोराइजा, लेग्यूम की नोड्यूलेटेड रूट्स। ठीक है, ओडम 1971 के अनुसार देखते हैं सिम्बायोसिस शब्द को वृहत अर्थों में लेते हुए समस्त सिम्बायोटिक इंटरेक्शन को निम्नलिखित दो मुख्य समूह में इन्होंने वर्गीकृत किया था। फर्स्ट है पॉजिटिव इंटरेक्शन और सेकंड है नेगेटिव इंटरेक्शन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटरेक्शन। इसके अंतर्गत ऐसे इंटरेक्शन को सम्मिलित किया गया जिसमें इंटरेक्शन करने वाली स्पीसीज एक दूसरे को लाभ पहुंचाती है। ठीक है, ये लाभ भोजन, आश्रय, सबस्ट्रेटम अथवा ट्रांसपोर्ट के रूप में हो सकता है। ठीक है, इनके मध्य सहसंबंध कंटिन्यूअस या ऑब्लिगेट या फैकल्टेटिव हो सकता है। ठीक है, तथा दोनों जीव एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित रहते हैं। ऐसे इंटरेक्शन एक दिशी अथवा पारस्परिक हो सकती है। ठीक है, ये अंतरक्रियाएं तीन प्रकार की हो सकती है। फर्स्ट है कॉमेंसलिज्म, सेकेंड है प्रोटोकोऑपरेशन, और थर्ड है म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग कमेंसलिज्म। इस प्रकार का सहसंबंध दो भिन्न जातियों के मध्य होता है। ठीक है, और इनमें से केवल एक स्पीसीज इस संबंध का लाभ प्राप्त करती है, परंतु दूसरी स्पीसीज को इससे कोई हानि नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार के सहसंबंध में दो या अधिक जीव एक दूसरे के बिना किसी
फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज के साथ साथ जीवन यापन करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लियॉन्स, या वुडी या फिर एपीफाइड्स। ठीक है, एवं एपिजोम्स। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एपीफाइड। ठीक है, लियॉन्स ये वुडी क्लाइंबर प्लांट्स है जो कि नम उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये वन वृक्षों का उपयोग केवल आरोहण के लिए, क्लाइंबिंग के लिए करते हैं। ठीक है, और ये वृक्षों से किसी प्रकार का न्यूट्रिशन संबंध नहीं रखते हैं। ये ऑटोट्रॉफिस होते हैं, उदाहरण के लिए बाहिनिया, टीनोस्पोरा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं एपीफाइट्स एंड एपिजोआंस। ठीक है, ऐसे प्लांट जो कि अन्य पौधों के ऊपर पाए जाते हैं तथा उनसे केवल फिजिकल सपोर्ट प्राप्त करते हैं। ठीक है, एवं उनके जीवित भागों से किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, एपीफाइट कहलाते हैं। एपीफाइटिक प्लांट्स सामान्यतः उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर ह्यूमिडिटी अधिक होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि ऑर्किड्स, झूलने वाली मॉसेस, लाइकेंस एक्सेट्रा। ठीक है, टेम्परेट रीजन में मुख्यतः एल्गी, लाइकेंस और मॉसेस जो है एपीफाइटिक प्लांट्स के रूप में पाई जाती है, परंतु उष्ण क्षेत्रों में एपीफाइट्स प्लांट्स के रूप में विभिन्न प्रकार के फर्न्स एवं फ्लावरिंग प्लांट जैसे कि ऑर्किडेसी, मोरेसेसी, एरेसी, ब्रोमेलिएसी, पाइपेरेसी एक्सेट्रा फैमिली के प्लांट्स एपीफाइटिक प्लांट्स के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, एपीफाइटिक प्लांट का हम लोग जब कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं तो निम्न प्रकार के स्ट्रक्चर हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, एपीफाइटिक प्लांट्स के रूट्स में वायुमंडलीय आर्द्रता से जल प्राप्त करने के लिए विशिष्ट प्रकार के एरियल रूट्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, रूट्स की एपिडर्मिस के ठीक नीचे वेला में टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, जो कि वायु में उपस्थित नमी का अवशोषण कर एपीफाइटिक प्लांट के लिए जल की आपूर्ति करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए ऑर्किड्स में वेलामेंट टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, कुछ एपीफाइटिक प्लांट्स अपने संपूर्ण बॉडी सरफेस द्वारा इन्वायरमेंटल नमी का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल एपीफाइटिक एल्गी, मॉसेस और लाइकेंस। ठीक है, एपीफाइटिक प्लांट्स अपने शेल्टर प्लांट्स को के ऊपर राइजोइड्स द्वारा अथवा अपनी जड़ों द्वारा या रोमों द्वारा क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मॉसेस। एपीफाइटिक प्लांट्स के बीज एवं स्पोर छोटे, हल्के एवं हेयरी होते हैं। ठीक है, जिससे वायु द्वारा विकिरण आसानी से होता है। कुछ पौधों में फ्रूट्स फ्लैशी होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मोरेसी कुल के सीड्स पक्षियों द्वारा खाए जाते हैं तथा उनके मल द्वारा अन्य स्थानों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अधिकांश एपीफाइटिक प्लांट्स अपना फूड स्वयं बनाते हैं, परंतु कुछ एपीफाइटिक सेप्रोफाइटिक होते हैं। ठीक है, जैसे कि नियोसिया, एपिगोआन। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, अतः ये आश्रय पौधे पर उपलब्ध डेड टिश्यू एवं अन्य ऑर्गेनिक मटेरियल से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट स्पीसीज एनिमल्स के शरीर पर पाए जाते हैं, जैसे इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, एपिजोआंस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कुछ ग्रीन एल्गी का पॉलिप, ठीक है, के शरीर पर उपस्थित हेयर्स पर पाया जाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रोटो कोऑपरेशन। ऐसे सहजीवन में पाए जाने वाली दोनों स्पीसीज एक दूसरे के लिए लाभदायक तो होती है, परंतु ऐसा संबंध दोनों जीवों की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए सिलेंट्रेट, सी एनीमोन एवं हर्बिट क्रैब, ठीक है, के मध्य पाए जाने वाला सहसंबंध क्या है, प्रोटो कोऑपरेशन है। यहाँ पर सी एनीमोन हर्मिट क्रैब के सेल से संलग्न रहता है। ठीक है, तथा वह हर्मिट क्रैब की अन्य एनिमल से रक्षा करता है, जबकि हर्मिट क्रैब सी एनीमोन को अपने साथ अन्य स्थान पर ले जाने का कार्य करता है, जहाँ पर
उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस। यह ऐसा सहसंबंध है जिसमें दो जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जीवन यापन करते हैं। ठीक है, ऐसा सहसंबंध दो भिन्न स्पीशीज के मध्य स्थापित होता है। इस प्रकार के सहसंबंध में दोनों स्पीशीज एक दूसरे से फिजियोलॉजिकल रूप से संबंधित होते हैं। ठीक है, अतः ऐसा संबंध दोनों स्पीशीज की सर्वाइकल के लिए आवश्यक होता है। इसे हम म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस कहते हैं। इस प्रकार का संबंध पौधों के मध्य, जंतुओं के मध्य अथवा पौधों एवं जंतुओं के मध्य स्थापित हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं लाइकेन्स। इस प्रकार का सहसंबंध शैवाल एवं फंजाई एवं एल्गी के मध्य पाया जाता है। ठीक है, एल्गी फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थों का फॉर्मेशन करता है तथा उसे फंजाई को उपलब्ध कराता है, जबकि फंजाई सबस्ट्रेटम से वाटर एवं मिनरल सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन करके उसे एल्गी को उपलब्ध कराता है। ठीक है, इस प्रकार दोनों सहजीवी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स के रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण नोडुलेटेड रूट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इन रूट्स में राइजोबियम नामक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके उसे होस्ट प्लांट को प्रोवाइड करता है तथा उसके बदले में वह होस्ट प्लांट से अपना भोजन एवं अन्य पदार्थ प्राप्त करता है। ठीक है, इस प्रकार का सहसंबंध जो है वो एंडोफाइटिक एल्गी एवं प्लांट्स में पाया जाता है। उदाहरण के लिए एंथोसिरोस, नॉन स्टॉक साइकस के कोलेराइड रूट्स एवं नॉन स्टॉक का सहसंबंध। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग माइकोराइजा। यह हायर प्लांट्स एवं फंजाई के मध्य पाया जाने वाला सहसंबंध है। ठीक है, जिसमें फंजाई एवं रूट्स आपस में मिलकर विशिष्ट प्रकार के रूट्स का फॉर्मेशन करती है जिसे हम माइकोराइजा कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल राइजोक्टोनिया एवं फोमा नामक फंजाई की स्पीसीज एवं हायर प्लांट के रूट्स में पाए जाने वाला सहसंबंध। ठीक है, इस प्रकार के सहसंबंध में फंगस रूट सेल्स की भांति कार्य करके सॉइल से वाटर एवं मिनरल सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, होस्ट प्लांट इसके बदले में इन्हें भोज्य पदार्थ प्रदान करने के साथ साथ आवास स्थान भी उपलब्ध कराता है। ठीक है, होस्ट प्लांट के साथ स्थापित संबंध के आधार पर माइकोराइजा निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट है हमारा एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा, एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा और थर्ड है एक्टेंडोट्रॉफिक माइकोराइजा। सबसे पहले देखते हैं एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा। ठीक है, ये रूट्स के बाहर चारों तरफ माइसीलियम का एक शीथ बनाते हैं। ठीक है, तथा रूट्स के कॉर्टेक्स में इनका माइसीलियम इंटरसेल्युलरी होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल पाइनस और हिकोरी में पाया जाने वाला माइकोराइजा। ठीक है, ये एक माइकोराइजा रूट का स्ट्रक्चर है जिसका हम सेक्शन कटिंग करते हैं तो हमको इस टाइप से दिखाई देता है। ठीक है, जिसमें कि फंगल मेंटल प्रेजेंट है और हाइफी प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा। इसमें रूट्स की आकृति परिवर्तित नहीं होती है और फंगस जो है वो रूट्स के कॉर्टेक्स में प्रवेश कर इंटरसेलुलर हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए ऑर्किड और एरिकेसी फैमिली के प्लांट्स में प्रेजेंट माइकोराइजा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं एक्टेंडोट्रॉफिक माइकोराइजा। इसमें उपयुक्त दोनों प्रकार के बीच की स्थिति होती है। ठीक है, इसमें संक्रमण तो एक्टोट्रॉफिक होता है किंतु हाइफी का प्रवेश इंटरसेलुलरी होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए पाइन तथा बीच की रूट्स में पाया जाने वाला माइकोराइजा। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रा एवं एल्गी क्लोरेला वल्गेरिस के मध्य पाए जाने वाला सहसंबंध। यहाँ पर क्लोरेला फोटोसिंथेसिस द्वारा निर्मित भोजन हाइड्रा को उपलब्ध कराता है और उसे ऑक्सीजन की पूर्ति करता है और इसके बदले में वह हाइड्रा से आश्रय नाइट्रोजन
उत्सर्जी पदार्थ एवं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्राप्त करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव इंटरेक्शन। इस प्रकार के इंटरेक्शन में एक अथवा दोनों स्पीसीज संपूर्ण लाइफ साइकिल में किसी भी प्रकार से दूसरी स्पीसीज को अथवा एक दूसरे को हानि पहुंचाती है। ठीक है, ऐसे इंटरेक्शन में एक पॉपुलेशन के सदस्य दूसरी पॉपुलेशन के जीवों या सदस्यों को खाते हैं। ठीक है, उनसे भोजन के लिए स्पर्धा करते हैं या हानिकारक पदार्थों का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के इंटरेक्शन को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा कंपटीशन, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन और एंटीबायोसिस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कंपटीशन। प्लांट सक्सेशन के समय जब माइग्रेशन के कारण एक स्थान पर एक ही जाति एवं विभिन्न स्पीसीज के अनेक पौधे एक साथ निवास करते हैं तो उनमें लाइट, वाटर एवं फूड मटेरियल के लिए क्या होता है, स्ट्रगल होता है। ठीक है, जब किसी स्थान पर कोई कारक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है तब उस कारक के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ कंपटीशन में भी वृद्धि होती है। ठीक है, यह कंपटीशन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन और दूसरा है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। सबसे पहले देखते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन क्या होता है। विभिन्न स्पीसीज के प्लांट्स के मध्य होने वाले कंपटीशन को इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्पीसीज के प्लांट्स की आवश्यकताएं भी अलग अलग होती है अतः यह कंपटीशन अपेक्षाकृत जो है वो कम तीव्र होती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के पौधे भूमि से जल का अवशोषण अलग अलग स्तर से करता है तथा इनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। ठीक है, पौधे जिन आवश्यकताओं के लिए कंपटीशन करते हैं वे भिन्न आवासों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, संभवतः वनों में प्रकाश तथा घास स्थलों एवं कृषि भूमि में कंपटीशन मुख्य रूप से जल एवं खनिज पदार्थों के लिए होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। एक ही स्पीसीज के विभिन्न पौधों के मध्य होने वाले कंपटीशन को इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। ठीक है, ये प्लांट्स एक ही स्तर पर समान आवश्यकताएं पूरी करने के लिए क्या करता है, कंपटीशन करता है। अतः इन पौधों की ऊंचाई, जड़ तंत्र का विस्तार, आकार, फल एवं बीज धारण करने की क्षमता आदि में विभिन्नताएं आ जाती है। ठीक है, इन विभिन्नताओं के अनुकूल होने की स्थिति में पौधे जीवित रहते हैं अन्यथा धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पैरासिटिज्म। ठीक है, ऐसे प्लांट्स एवं एनिमल जो कि अपने पोषण के लिए अन्य पौधों एवं जीव जंतुओं पर आश्रित रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। और पोषण प्राप्त करने की इस विधि को क्या कहते हैं, पैरासिटिज्म कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार का पोषण जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में कम पाया जाता है लेकिन अधिकांश बैक्टीरिया एवं फंजाई में पाई जाती है। ठीक है, बैक्टीरिया एवं फंजाई पोषक पदार्थों से पोषण प्राप्त करती है और उन पर विभिन्न प्रकार के डिसीज उत्पन्न करती है जिसके कारण उनकी उत्पादकता जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल पैरासिटिक बैक्टीरिया जेंथोमोनास सिट्री के द्वारा नींबू में कैंकर रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, पैरासिटिक फंजाई अल्टरनेरिया, पक्सिनिया ग्रैमिनी, ऑस्टिलोगो एक्सेट्रा। ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो है टोटल पैरासाइट्स और दूसरा है पार्शियल और सेमी पैरासाइट्स। सबसे पहले देखते हैं हम लोग टोटल पैरासाइट्स। ऐसे एंजियोस्पर्मिक पैरासाइट्स में क्लोरोफिल का पूर्ण अभाव होता है। ठीक है, अतः अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से यह अन्य पौधों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं टोटल रूट पैरासाइट्स। ऐसे ये होस्ट प्लांट्स के रूट से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ओरोबैकी, बेलेनोफोरा, रेफ्लिसिया एवं स्ट्राइगा एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल स्टेम पैरासाइट्स। ऐसे पैरासाइट्स प्लांट्स होस्ट पौधे के तने से अपना पोषण प्राप्त करते हैं जैसे कि एग्जाम्पल अमरबेल एवं कैसीथा। ठीक है,
एग्जाम्पल्स जैसे टोटल रूट पैरासाइट के और बेंच में, ठीक है, टोटल रूट पैरासाइट प्लांट्स और बेनोफोरा, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल स्टेम पैरासाइट्स, जिसमें कि कैस्कूटा रिफ्लेक्सिया, ठीक है। होल प्लांट्स विद द होस्ट के साथ एक पूरे प्लांट को शो किया गया, ठीक है। होस्ट पैरासाइट से ये होस्ट पैरासाइट, ठीक है। और ये अ प्लांट डूइंग ऑन होस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पार्शियल पैरासाइट्स। पार्शियल पैरासाइट्स प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता है, लेकिन ये अपनी भोजन आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अतः यह अन्य पौधों पर वाटर एवं मिनरल के लिए निर्भर होते हैं, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं पार्शियल रूट्स पैरासाइट। उदाहरण के लिए चंदन, इसके रूट से बहुत से हॉस्टेरिया निकलकर पास उपलब्ध पौधों की जड़ों में प्रवेश करके उनसे जल एवं खनिज पदार्थ को प्राप्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पार्शियल रूट पैरासाइट्स, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, ठीक है। उदाहरण लोरिंथस विक्सम या मिसिलेटो, ठीक है। इन प्लांट्स में लीफ प्रेजेंट होता है तथा उनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, अतः ये अपना भोजन तो स्वयं बनाते हैं, परंतु वाटर एवं मिनरल के एब्जॉर्प्शन हेतु अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पैरा प्रेडिशन, परभक्षिता। कुछ जीव जंतु एवं पेड़ पौधों अन्य जंतुओं अथवा पेड़ पौधों को पकड़कर खाते हैं, ठीक है। ऐसे जीव को प्रीडेटर जीव कहते हैं। न्यूट्रिशन की इस विधि को हम क्या कहते हैं, प्रेडेशन कहते हैं, ठीक है। अधिकांश परभक्षक जीव प्रायः एनिमल्स होते हैं, परंतु कुछ मांसाहारी पादप जैसे कि पिक्चर प्लांट, घटपर्णी, ड्रोसेरा एवं फंजाई भी इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फंजाई की बहुत सी स्पीसीज जैसे कि डैक्टिलेटला, डैक्टिलेरिया, आर्थ्रोब्रेटिस एवं जुफेगस आदि इंसेक्ट, निमेटोड्स एवं अन्य कृमि के समान जीवों को पकड़कर उनका भक्षण करते हैं, ठीक है। इन फंजाई में कीटों को पकड़ने के लिए विशिष्ट प्रकार के स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिन्हें ट्रैप्स या स्नेरस कहते हैं। इनका फॉर्मेशन मैसीलियम के ऊपर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एंटीबायोसिस, ठीक है। वह क्रिया जिसके द्वारा एक जीव दूसरे जीव की वृद्धि को पार्शियली अथवा पूर्ण रूप से रोक देता है, ठीक है। अथवा एक जीव दूसरे जीव को किसी पदार्थ के निर्माण द्वारा नष्ट कर देता है, उसे एंटीबायोसिस कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर कोई भी जीव किसी भी प्रकार से लाभान्वित नहीं होता है, ठीक है। एंटीबायोसिस की क्रिया सामान्यतः माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई एवं एल्गी में पाई जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेन बायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट। वातावरण में पाए जाने वाले प्रमुख जैविक कारक पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मनुष्य हैं, जो कि अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ प्लांट्स, पौधों का प्रभाव। किसी स्थान पर उपस्थित पादप समुदाय में विभिन्न प्रकार के पादप स्पीसीज पाई जाती है, जो कि विभिन्न प्रकार के इंट्रैक्शन के द्वारा एक दूसरे को निम्न प्रकार से इफेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कंपटीशन, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। सेकंड देखते हैं सेप्रोफाइटिज्म, मुख्यतः फंजाई एवं बैक्टीरिया के सेप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है। परंतु कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी सेप्रोफाइट होते हैं, उदाहरण के लिए नियोसिया एवं मोनोट्राफा, ठीक है। कुछ सेप्रोफाइटिक फंजाई हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ संबंध स्थापित कर माइकोराइजा का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जो कि सॉइल से वाटर एवं मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये प्लांट्स फंजाई के अभाव में जीवन यापन करने में असमर्थ होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है।
ऐसे प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः ये फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, ये पौधे दलदली भूमि में उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन के यौगिक की कमी होती है, अतः ये पौधे अपनी ग्रोथ के लिए आवश्यक नाइट्रोजन की आपूर्ति इंसेक्ट को पकड़कर या उनका भक्षण करके पूरा करता है। ठीक है, इन पौधों में कीटों को आकर्षित करने, उन्हें पकड़ने एवं उनका पाचन करने के लिए विशिष्ट प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। इन पौधों के मॉडिफाइड पार्ट में विभिन्न प्रकार के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए कलश पादप यानी पैंथिस, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलोरिया, डायनिया, डार्गिटोनिया एवं सेरिसिनिया एक्सेट्रा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं सिम्बायोसिस, सहजीविता, ये हम अभी डिस्कस किए हैं। पैरासिटिज्म ये भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कॉमेंसलिज्म ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ एनिमल्स। किसी स्थान पर उपस्थित जंतु वातावरण एवं अपने पर्यावरण को निम्नलिखित क्रियाओं द्वारा प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे ए ग्रेजिंग और ब्राउजिंग। ठीक है, इसमें देखते हैं कि पौधों को सबसे अधिक नुकसान पालतू जानवरों की चराई से होता है। ठीक है, चराई के कारण उस स्थान के पौधों के नष्ट होने के साथ साथ वहाँ की सॉइल भी प्रभावित होती है। यहाँ की मृदा कठोर एवं बंद होने के कारण धीरे धीरे पौधों की ग्रोथ के लिए क्या हो जाती है, अनुपयुक्त हो जाती है। ठीक है, पौधों के चारण से वन घास के मैदान में परिवर्तित हो जाता है। धीरे धीरे घास के मैदान जंगली, कांटेदार एवं खरपतवारी पौधे वाले क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ऊंट एवं अन्य ऊंचे जानवर इन पौधों की पत्तियों को खाकर इन पौधों को नष्ट कर देता है, जिसके कारण यह क्षेत्र अब मरुस्थल में परिवर्तित हो जाता है। पौधों द्वारा चरित इस भूमि की सॉइल के गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और उसकी उपजाऊ शक्ति जो है वो समाप्त हो जाती है। भूमि का अपरदन भी प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं पॉलिनेशन। प्रकृति में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं कीट आदि पौधों के पुष्पों से भोजन, मकरंद, परागकण आदि प्राप्त करते हैं। ठीक, इसी समय इन कीटों एवं जीव जंतुओं के द्वारा एक फ्लावर के पॉलिनेशन उसी फ्लावर अथवा अन्य फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, इस क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। जंतुओं के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को जूफैली कहते हैं। जंतु परागण की विधि के आधार पर इसको निम्न प्रकार में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे एग्जांपल फर्स्ट एंटेमोफिलिज्म, इसमें पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है। और इंथोफिलिज्म, इसमें पॉलिनेशन जो बर्ड्स के द्वारा होता है। टेरिफिल्स, इसमें पॉलिनेशन चमगादड़ के द्वारा होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं डिसेमिनेशन। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जैसे पक्षी, बंदर, गिलहरी एवं पशु आदि विभिन्न प्रकार के ड्राई, फ्लैशी, जूसी फ्रूट्स को खाने के बाद उनके सीड्स को अपने साथ अन्य स्थानों तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, यह क्रिया डिस्पर्सन कहलाती है। ठीक है, यह प्रकीर्णन। कुछ ड्राई फ्रूट्स में प्रकीर्णन के लिए विशिष्ट प्रकार के अपेंडेजेस जैसे कि हुक, स्पाइंस एवं स्टिकी हेयर्स पाए जाते हैं, जो कि एनिमल्स के बॉडी से सीड्स को चिपकाने का कार्य करती है। ठीक है, एनिमल के साथ ये सीड अन्य स्थान तक पहुंच जाते, इस प्रकार बीजों का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ मैन। मनुष्य का प्रभाव। मनुष्य प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे अधिक विकसित एवं बुद्धिमान प्राणी है। ठीक है, मनुष्य में चिंतन शक्ति होती है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है। ठीक है, अतः इसका वातावरण एवं वनस्पतियों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के वातावरण एवं वनस्पतियों पर प्रभाव का अध्ययन निम्न शीर्षक में करते हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, मानव जनसंख्या की वृद्धि एवं विज्ञान के विकास के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में भी वृद्धि हुई है। ठीक है, मनुष्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुख्य रूप से पौधों एवं जंतुओं के उत्पादों पर भी निर्भर रहा है। मनुष्य
द्वारा वनों की कटाई, वनों का समुचित प्रबंधन न करना, अत्यधिक चराई तथा खदानों, नहरों एवं सड़कों आदि के निर्माण के फलस्वरूप वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती है, जिसके कारण सॉइल इरोजन की दर बढ़ जाती है। ठीक है। वनों की कटाई के कारण कई वनों की वनस्पतियों का प्रकार भी परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए हिमालय के वनों से ओक वृक्ष की कटाई के कारण पाइनस, पाइसिया एवं एबिस आदि पौधे पनप गए हैं, जिसके कारण ओक के जंगल समाप्त हो गए हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं फॉरेस्ट फायर। मनुष्य अपने स्वार्थों की आपूर्ति के लिए वनों की कटाई करने के पश्चात भूमि को साफ करने के लिए जंगलों में आग लगा देते हैं। ठीक है। जिसके कारण उस स्थान पर उगने वाले वनस्पतियां जो है वो नष्ट हो जाती है। यह आग वातावरण के कई घटकों जैसे वायु, ऑक्सीजन एवं CO2 की मात्रा तथा सॉइल के फिजिकल, केमिकल एवं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को प्रभावित करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्लांटिंग ऑफ इंडिजियस एंड एक्सोटिक स्पीसीज, स्वदेशी एवं विदेशी प्रजातियों की खेती। ऐसे प्रजातियां जिनकी उत्पत्ति अपने देश में होती है उसे स्वदेशी प्रजाति, एवं जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य देश में हुई हो परंतु उन्हें आयातित करके अपने देश में उगाया गया हो उसे विदेशी प्रजाति कहते हैं। ठीक है। मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं जैसे छाया, फल, पुष्प, टिम्बर, ईंधन, धान्य, दाल, सब्जी आदि की पूर्ति के लिए अपनी आवश्यकता अनुसार स्वदेशी एवं विदेशी पादप स्पीसीज की खेती करता है। ठीक है। मनुष्य अनुपयोगी प्रजातियों को नष्ट कर देता है। वनों में भी इस प्रकार का रोपण किया जाने लगा है, जिसके कारण वनों का वानस्पतिक प्रारूप परिवर्तित हो रहा है और वनों में केवल उपयोगी पादप प्रजातियां जैसे सैगोन, साल, देवदार एवं अन्य कॉनिफर्स एवं केजुराइना व यूकेलिप्टस आदि के वृक्ष ही पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉल्यूशन। ठीक है। पॉल्यूशन के कारण भी क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है।